नरेंद्र मोदी जो ट्रंप का अपने आप को बहुत बड़ा दोस्त, गहरा दोस्त बावर करवाते हैं, ट्रंप की तरफ से मोदी को ज़लील-ओ-ख़ार करने का सिलसिला जारी है। मोदी साहब दौरे पर गए, उससे पहले दौरे पर जाने से पहले अमेरिका से एक खेप उन लोगों की इंडिया पहुंच गई थी जिनको अमेरिका की तरफ से गैर कानूनी तारकीन वतन करार दिया गया था। दीगर ममालिक में भी ऐसे लोग भिजवाए गए थे और मोदी साहब जब अमेरिका चले जाते हैं वहाँ पे एक तो इनको पेशकश की गई ट्रंप की तरफ से कि हम आपको F-35 जदीद तरीन तैयारे देते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये बड़ी दया की गई है, बड़ा एहसान किया गया है मोदी पर, इंडिया पर, कि जदीद तरीन F-35 तैयारे इंडिया को अमेरिका ने देने की पेशकश की है। अमेरिका ऐसे तैयारे उनको दे रहा है, लेकिन जैसे ही मोदी साहब के देश में ये बात पहुंची तो अपोजिशन ने और मीडिया ने मोदी साहब को हाथों हाथ लिया। उन्हें कहा कि मोदी साहब अपनी औकात देखें, अपने वसाइल देखें। इतने महंगे तैयारे हमने क्या पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए लेने हैं? हमारी क्या चीन के साथ कोई दुश्मनी है? हमारी क्या जंग अमेरिका के साथ होगी? क्या हमने रूस के साथ लड़ना है कि इतने महंगे तैयारे आप ख़रीद रहे हैं? तो मोदी साहब के लिए ये भी सुबकी का बायस हुआ। और फिर मोदी साहब के इंडिया वापस आने से पहले ही एक और पूर्व वहाँ से तारकीन वतन का आ गया। पहले जो आए थे लोग उनको भी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लगाई गई थी, जो दूसरे आए उनको भी इसी तरह से हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लगाई गई। एक और वार ट्रंप साहब की तरफ से मोदी पर नया किया गया है। वो क्या वार है? पिछले दौर में जब जो बाइडेन साहब अमेरिकी सदर थे तो मोदी को खसूसी तौर पर ईरान की चाबहार पोर्ट में शिरकत की इजाज़त दे दी गई थी। जो भी पाबंदी ईरान के हवाले से लगाई गई थी उन सेक्शन में भारत को थोड़ी सी राय दे दी गई थी। भारत को कहा गया था कि चाबहार बंदर में आप उनके साथ तावन कर सकते हैं। तो ये बंदरगाह किसके खिलाफ बन रही थी? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह को नाकाम बनाने के लिए मोदी साहब ने ये सारा कुछ किया था। अमेरिका के जो बाइडेन ने भी इजाज़त दे दी थी कि ठीक है, सी पैक के हवाले से ये बंदरगाह बन रही है, कम से कम एक तो बदला हम चीन से ले सकते हैं। यहाँ पे भारत को थोड़ा सा रियायत दे देते हैं, भारत चाबहार बंदरगाह बनाए तो इससे बराह रास्त इफ़ेक्ट होगा, असर होगा गवादर पोर्ट पर। तो इस तरह से जो बाइडेन का ये नज़रिया था, अमेरिका की ये सोच थी, भारत को सैंक्शन से महफूज रखा गया था, उनको पाबंदियों की ज़द में नहीं लाया गया था। लेकिन ट्रंप की तरफ से अब ये कहा गया है कि भारत को पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के साथ किसी भी मुल्क के लिए तल्लुकात कायम करने पर, कोई तिजारत करने पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं, उसी तरह से बिल्कुल भारत के लिए भी ये सारा कुछ होगा। जो सैंक्शन इनके लिए नरम की गई थी, पाबंदियां नरम की गई थी, ट्रंप इंतजामिया की तरफ से कहा गया कि बिल्कुल ही वो हम वापस लेते हैं। गोया आप भारत को अपने आप में समाने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ईरान में अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। इस हवाले से अब ये देखना है कि भारत का क्या रद्द-ए-अमल होगा। क्या भारत अमेरिका के सामने डट के खड़ा हो जाएगा, जिस तरह से कुछ यूरोपीय ममालिक और तुर्की खड़ा हो गया, और तुर्की से पहले ज़ेलेंस्की साहब भी खड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे ये सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है कि जिस तरह से ट्रंप और पुतिन आपस में एक हो गए हैं, करीब हो गए हैं, लगता है कि ज़ेलेंस्की को घर जाना पड़ेगा, उनका इक़्तिदार भी जाएगा। अमेरिका और रूस के माबैन ये तय पा गया है कि जंग बंदी होगी, और जंग बंदी के बाद बाकी दीगर जो मामलात हैं उससे पहले यूक्रेन में इंतखाबात होंगे। और इसी ज़ेलेंस्की साहब को ट्रंप की तरफ से डिक्टेटर भी करार दिया गया था, इसका भी ज़ेलेंस्की ने बुरा मनाया था। ये सारी सूरत हाल क्यों हो गई थी? ट्रंप को इन पर क्यों गुस्सा आया था? ज़ेलेंस्की साहब की तरफ से क्या बदतमीजी की गई थी? वाकई बदतमीजी की गई थी जिसका ट्रंप ने बहुत ही बुरा मनाया था। सऊदी अरब में मुज़ाकरात हो रहे थे, रूस के, यूक्रेन के और अमेरिका के, तीनों ममालिक ने वहाँ पे बैठना था। दो ममालिक के वज़राए ख़ारजा वहाँ पे चले गए, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा और रूस के वज़ीर ख़ारजा। तीसरे इन्होंने जाना था ज़ेलेंस्की साहब ने, वो अपने घर से चलते हैं, यूक्रेन से चलते हैं, तुर्की में बैठते हैं आके, तो तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान साहब उनको बिठा लेते हैं, उनको समझाते हैं अमेरिका कौन होता है जंग बंदी की बात करने वाला, ये मामला कैसे हल हो सकता है। इसके साथ साथ उधर से बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी,
ان کی طرف سے بھی ایسے ہی بیانات دیے گئے، اور زیلنسکی صاحب جنہوں نے سعودی عرب میں جا کے ان مذاکرات کا حصہ بننا تھا وہ طے ہو چکا تھا۔ یہ کوئی ڈپلومیٹک طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ ایک میٹنگ کے لیے یہاں بول دیتے ہیں، آپ نے وہاں پہ جانا تھا، وہاں پہ مذاکرات ہونے تھے، لیکن طیب اردگان صاحب کی باتیں سن کے آپ وہیں پہ بیٹھ گئے، میٹنگ میں نہیں گئے، تو اس کا پھر ٹرمپ کی طرف سے غصہ کیا گیا، اور وہ بہت کچھ کرنے کی پوزیشن میں بھی تھے، اس لیے ان کی طرف سے سخت بیانات آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، جبکہ پیوٹن کی طرف سے ایسا رد عمل نہیں آیا، کیونکہ یہ تو آپس میں دشمن ہیں۔ تو اب ہونے کیا جا رہا ہے، جس طرح سے آپ کو بتایا کہ ترکی اور چاندے کے یورپی ممالک یہ سارے امریکہ کے خلاف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کا ٹرمپ کو بھی ادراک ہے۔ یہ جنگ کیوں جاری رکھنا چاہتے تھے؟ یہ چاہتے تھے کہ روس کو کمزور کیا جائے، جنگ ختم ہو، زیلنسکی کو فیس سیونگ مل جائے اور باور کروا دیا جائے کہ یوکرین جیت گیا ہے، اس کے بعد ان کے جو معدنیاتی وسائل ہیں ان میں ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے گا۔ جتنا انہوں نے خرچہ کیا تھا، یہ چاہتے تھے کہ جتنا ہم نے خرچہ کیا ہے اس سے دگنا یا تگنا ہمیں مل جائے۔ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ امریکہ نے جو کوئی یوکرین کے لیے کیا ہے ان کے وسائل ہمیں درکار ہیں، معدنیات درکار ہیں۔ ٹرمپ کی نظر بھی وسائل پر اور دیگر ممالک کی نظر بھی وسائل پر، لیکن یہ وسائل کس کے حصے میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یقینی طور پر امریکہ کے حصے ہی میں آئیں گے۔ اور ہونے کیا جا رہا ہے، جس طرح سے یورپی یونین بالکل اکڑ کے کھڑی ہو گئی ہے، برطانیہ بھی کھڑا ہو گیا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو نیٹو ٹوٹ جائے گا۔ کیسے ٹوٹے گا؟ کیونکہ نیٹو میں سب سے بڑا طاقتور ملک اور خرچہ کرنے والا ملک وہ امریکہ ہے۔ امریکہ اگر نکل جاتا ہے تو پھر ان کی کوئی اوقات نہیں رہ جاتی۔ اس کے بعد سب سے تگڑا اور بڑا ملک، زیادہ فوج والا ملک وہ ہے ترکی، تو ترکی کیا نیٹو کو سنبھال لے گا؟ امریکہ کی طرح وہ طاقتور نہیں ہے، تو امریکہ اگر نیٹو سے نکلتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ نیٹو گیا، نیٹو ختم ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین اس کی بھی تتر بتر ہونے کی مدت شروع ہونے والی ہے، کیونکہ وہاں پہ برطانیہ یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے۔ وہاں پہ دو ملک بڑے طاقتور ہیں، اس میں ایک تو فرانس ہے اور دوسرا جرمنی ہے۔ یہ ممالک بھی امریکہ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، تو وہاں پہ یورپ میں کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو روس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، روس کے ساتھی ہیں، گو کے تھوڑے سے ہیں، لیکن زیادہ ممالک ایسے ہیں جو امریکہ کے ساتھ جانا پسند کریں گے، جبکہ برطانیہ یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے۔ اس طرح سے ان ممالک کی طرف سے امریکہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کی گئی، جرات کی گئی۔ نیٹو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین وہ بھی تتر بتر ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور دیکھتے ہیں کہ دنیا کس طرف جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔